हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड क्लास करेंगे। 2 क्लास कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। आज ये हमारा तीसरा क्लास है। तो देखते हैं तीसरे क्लास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है सारे कंट्री के जो जो इंडिया आए थे वो कब आए थे, उनकी टाइमिंग दी हुई है और कब गए इंडिया से, ठीक है। तो पुर्तगाल जो है 1498 में आता है और 1961 में जाता है। डच जो है 1602 में आता है और 1759 में जाते हैं। इंग्लिश 1608 में आते हैं और 1947 में जाते हैं। डैनिश 1616 में आता है और 1845 में जाता है। फ्रेंच 1664 में आता है, 1954 में जाता है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसा पूछते हैं। एक देखिए फ़न पॉइंट जो है, पुर्तगाल जो है सबसे पहले आते हैं इंडिया और सबसे लास्ट में जाते हैं। 1498 में आते हैं, 1961 में जाते हैं, सबसे लास्ट में ब्रिटिशर के बाद जाते हैं। ये लोग गोवा में रहते हैं, तब तक ये लोग गोवा में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा थर्ड क्लास है। मैंने कॉपी भी बनाया है तो वैसे ही बनाया है, वैसे ही मैं एक दिन में इतना ही लिखी हूँ पूरा पढ़ के। तो आज हमारा थर्ड क्लास है, देखते हैं आगे पढ़ते हैं क्या है आगे। 1707 में अंग्रेज़ों 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। तो औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाने के बाद बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खान बनता है। मुर्शिद कुली खान की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, ठीक है। इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी। मुगल फर्रुखसियार जो था मुगल था, 1713 से 1719 तक बंगाल का नवाब ही रहता है। ये भी ने एक फरमान 1717 में जारी किया और ब्रिटिशर को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड करने की अनुमति बंगाल में दे दिया और इसके बदले साल के 3000 रुपया लिया करता था। यानी कि फर्रुखसियार ने 3000 रुपया सालाना लिया ब्रिटिशर से और उन्हें फ्री ट्रेड पूरे कोलकाता में करने की अनुमति दे दी, ठीक है। कलकत्ता फैक्ट्री का प्रेसिडेंट एक पास जारी करता है जिसका नाम था दस्तखत। 1717 में दस्तक जारी करता है, इशू करता है, जिसकी सहायता से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बंगाल में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। वो बंगाल में जहाँ भी चाहें वहाँ व्यापार कर सकते हैं। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब 1740 से 1756 तक रहा। इसने मुगलों को एक बार 2 करोड़ रुपए दिए और उसके बाद राजस्व देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खान बंगाल का जब नवाब बनता है 1740 में, तो उसने जब जो भी नवाब बनते थे तो उन्हें मुगलों को टैक्स देना पड़ता था। तो अलीवर्दी खान जब नवाब बना 1740 में बना, 1756 तक था, तो उसने मुगलों को एक बार 2 करोड़ रुपये दे दिया। उसके बाद इसने राजस्व देना बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद सिराजुद्दौला 1756 से 1757 1 साल तक था। सिराजुद्दौला ने अलीवर्दी खान का दामाद था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का दामाद था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया था, ठीक है। ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में सिराजुद्दौला ने करवाई थी, 20 जून 1756 को कोलकाता में, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने कोलकाता पर दोबारा कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव फिर से कोलकाता आ गया था 2 फरवरी 1757 में। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में हुई थी। यह संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। अलीनगर पे कोलकाता पे दोबारा कब्जा कर लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने 2 फरवरी 1757 को, और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच चंद्रनगर में हुई थी, ठीक है। और ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, जिसमें बहुत से लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, ठीक है। और उसमें से कुछ ही लोग बचे थे। ब्रिटिशर जो थे, बहुत से ब्रिटिशर को सिराजुद्दौला ने एक कमरे में बंद कर दिया था और इसमें से कुछ ही ब्रिटिशर बचे थे, तो उसे को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। 20 जून 1756 को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है पलासी का युद्ध 17 जून 1757 को होता है। एक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, उसमें मैं सारा युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था वो सब मैं बता दूंगी, ठीक है। पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, ठीक है। अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे यहाँ पे, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि भी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 9 फरवरी 1757 को हुई थी। और पलासी का युद्ध 13 जून 17, पलासी का युद्ध एग्जाम में बहुत आता है।
13 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई और सिराजुद्दौला की पराजय हुई। सिराजुद्दौला इसमें हार गया। ठीक है। इंडिया के खिलाफ ब्रिटिशर ने पहली लड़ाई पलासी की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। इंडिया के खिलाफ पहली लड़ाई कौन सी लड़ी थी? ब्रिटिशर ने पलासी की लड़ाई। ये कोई पेड़ है, प्लासी का पेड़, पेड़ या कोई जगह है, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है। ठीक है। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि ये पलासी पेड़ है या कोई जगह है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब पढ़ते हैं मीर जाफ़र। 1757 से 1760 तक था मीर जाफ़र। 24 परगना बंगाल की दीवानी अधिकारी यानी रेवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स कलेक्शन का अधिकार अंग्रेज़ों ने दे दिया था मीर जाफ़र को। 24 परगना यानी बंगाल का ये है दीवानी अधिकार, रेवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स कलेक्शन का अधिकार मीर जाफ़र को दे दिया था, अंग्रेज़ों ने दिया था। ठीक है। यहाँ पे जो पलासी की लड़ाई हुई थी ना, ब्रिटिशर पलासी की लड़ाई जो हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, तो इसमें मीर जाफ़र जो था वो सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। ठीक है। इसने धोखा किया था सिराजुद्दौला से और ये अंग्रेज़ों की तरफ चला गया था। तो इसके बदले अंग्रेज़ों की तरफ जाने के लिए मतलब सिराजुद्दौला को धोखा देने के लिए, ये करने के लिए अंग्रेज़ों ने इसे कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने इसे ये क्या बोलते हैं दीवानी अधिकार यानी 24 परगना के टैक्स कलेक्शन का अधिकार दे दिया था मीर जाफ़र को। ठीक है। इसके बाद बेदरा का युद्ध होता है। ठीक है। डच, मीर जाफ़र और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिशर कितना दिन तक कभी भी ब्रिटिशर इंडियन का उस टाइम ये नहीं कर रहे थे, हेल्प नहीं कर रहे थे। तो मीर जाफ़र से भी ब्रिटिशर की लड़ाई हो जाती है। बेदरा का युद्ध जो होता है डच, मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच 1759 में होता है और डच और मीर जाफ़र की पराजय होती है। ठीक है। उसके बाद मीर कासिम 1760 से 1730। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर यानी बिहार में बनाया। ठीक है। इसने बिहार में अपनी राजधानी बनाई। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम बंगाल का नवाब बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 में, अंग्रेज मुगल और बंगाल के नवाब और अवध के नवाब के बीच में लड़ा जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो था बक्सर के युद्ध में। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ठीक है। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था और शुजा-उद-दौला अवध के बीच हुआ था और यह लड़ाई अंग्रेज़ों ने जीता था। ठीक है। अंग्रेजी जीते थे। ये भी लड़ाई 1764 में बक्सर का युद्ध जो हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के बैटल के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आता है। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव फिर से चला गया था मतलब कहाँ, इंग्लैंड चला गया था और फिर से लौट के आता है। ठीक है। 1765 से 1767 तक फिर से रहता है। ठीक है। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। इस संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन अंग्रेजों को दे दिया जाता है। इलाहाबाद की जो संधि होती है 1765 में, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स होती है वो अंग्रेजों, दीवानी राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन का जो काम होता है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है। ठीक है। निजामत यानी गवर्नमेंट, शासन को चलाना। दीवानी राइट्स, निजामत यानी गवर्नमेंट होता है जो शासन को चलाते थे, गवर्नेंस जिसे उस टाइम निजामत बोला जाता था। और टैक्स कलेक्शन के अभी हम लोग टैक्स कलेक्शन बोलते हैं, उस समय दीवानी राइट्स बोलते थे। ठीक है। 1765 से 1772 तक बंगाल में डुअल गवर्नमेंट चल रहा था।
डुअल गवर्नमेंट चल रहा था, ठीक है। बंगाल का नवाब निजामुद्दौला था और गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। इन दोनों का मतलब इन लोगों की सरकार चल रही थी। निजामुद्दौला निजामत का काम कर रहा था और रॉबर्ट क्लाइव दीवानी, जो टैक्स कलेक्शन का बताई थी ना, तो ये टैक्स कलेक्शन का और ये निजामत यानी गवर्नेंस कर रहा था। तो इन दोनों की सरकार चल रही थी कब तक? 1765 से 1772 तक। कितने सालों तक चली थी? 7 सालों तक बंगाल में डुअल गवर्नमेंट का मतलब एक निजामत और एक दीवानी यानी टैक्स कलेक्शन का काम चल रहा था। उसके बाद से 1772 में वॉरेन हेस्टिंगस इंडिया के बंगाल में आया। वॉरेन हेस्टिंगस ये भी ब्रिटिशर था, इंडिया में आया था। इंडिया के कहाँ? बंगाल में आया था। वॉरेन हेस्टिंगस को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंगस ने निजामत और दीवानी दोनों चलाता था और बंगाल से डुअल गवर्नमेंट को वॉरेन हेस्टिंगस ने 1772 में समाप्त कर दिया गया। एक क्वेश्चन आता है कि डुअल गवर्नमेंट जो थी उसे किसने ख़त्म किया था? तो वॉरेन हेस्टिंगस ने 1772 में। ये जब बंगाल आता है तो ये दोनों चलाता है, ये निजामत भी और दीवानी, ठीक है। गवर्नमेंट्स भी करता है और टैक्स कलेक्शन का भी काम दोनों यही करता है। और 1772 के बाद डुअल गवर्नमेंट जो थी वॉरेन हेस्टिंगस ने हटा दी, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंगस 1774 से 1785 तक इसकी सरकार थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, ठीक है। ब्रिटेन की संसद में भारत के लिए पास होने वाला पहला कानून था रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटेन की संसद में भारत के लिए पास हुआ था ये एक्ट, कानूनी एक्ट, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंगस, यहाँ पे बताई थी ना, यहाँ पे हुआ था ना कि वॉरेन हेस्टिंगस को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है और वॉरेन हेस्टिंगस ने निजामत और दीवानी दोनों चलाता था और बंगाल से ड्यूअल शासन हटा गया। तो ड्यूअल शासन जो हटा था बंगाल से, ड्यूअल शासन जो ड्यूअल गवर्नमेंट जो वॉरेन हेस्टिंगस ने हटा दिया था, क्या था? निजामत और दीवानी को, तो गवर्नर बना दिया गया था। तो इन दोनों के जगह, इन दोनों के नामों को हटा के बस एक ही नाम रखा गया, गवर्नर, ठीक है। गवर्नर केवल नाम रखा गया, गवर्नर जनरल या वायसराय, उस टाइम गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक है, ये नाम रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंगस 1774 से 1785 तक रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में 1774 में हुआ था। सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट सर एलिजा इम्पे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 1781 में कोलकाता में मदरसा भी खोला गया था। 1781 में मदरसा भी खोला गया था कलकत्ता में। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या था? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल या काउंसिल को पॉलिटिक्स अफेयर्स की देखभाल के लिए रखा गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल के लिए, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल या काउंसिल को पॉलिटिकल अफेयर्स की देखभाल, पॉलिटिकल अफेयर्स यानी जो भी राजनीतिक से रिलेटेड जो भी काम होंगे उसके लिए क्या रखा गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या काउंसिल, ठीक है, बोर्ड ऑफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कमर्शियल के लिए रखा गया था। तो ये एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान आया था 1784 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड को कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के रिपोर्ट करता था और जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता था इंडिया में जो भी सारे काम हो रहे थे, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल या काउंसिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आदेश देते थे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल
के हेड को कैबिनेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड को कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता था। कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को रिपोर्ट करता था, ठीक है। जब जो इंडिया में बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो उसे कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता था, और कैबिनेट मिनिस्टर जो था गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता था इंडिया में जो हो रहा है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल या काउंसिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आदेश देता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कमर्शियल था, इसको आदेश कौन देता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल आदेश देता था, ठीक है। इंग्लैंड रूल्ड इंडिया थ्रू कैबिनेट मिनिस्टर। इंग्लैंड रूल्ड इंडिया, इंग्लैंड जो इंडिया पे रूल करता था, शासन चलाता, कैबिनेट मिनिस्टर के तहत चलाता था, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर में भी, कैबिनेट मिनिस्टर जो बने थे उसमें भी ब्रिटिश के ही लोग रहते थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रहने देती हूँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।